हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। पिछली बार हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस के 7 क्वेश्चन डिस्कस करे थे। आज हम 8 क्वेश्चन से देखते हैं। 8 क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर इन द एक्सियल पोजीशन इज e। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मान लेते हैं ये प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है। इसके सेंटर से, अगर ये सेंटर में मान लूं ये a डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है, सेंटर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोली E। The electric field due to an electric dipole at a distance r from its center in the axial position is E if the dipole is rotated through an angle 90 degree. 90 डिग्री से रोटेट कर रहा है डाइपोल को अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। जैसे कि ये डाइपोल की परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट हमने इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, मतलब इसकी फाइनल पोजीशन कुछ इस तरह की होगी। ये इधर आ गया तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर मैं इसे मैंने अभी इसको ऐसे घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, क्लॉकवाइज घुमाऊंगी तब भी बात सेम ही है, तब भी बात सेम है। ये होगा कि प्लस चार्ज ऊपर होगा, माइनस चार्ज ऐसे होगा। इक्विटोरियल पॉइंट पर सिर्फ डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है। तो यहाँ पर तो मैं एक कंडीशन मान लूँ, है ना, ये रेड से घुमाया तो यहाँ पे प्लस आ गया, थोड़ा सा आसपास कर देंगे ताकि डिस्टेंस अलग हो जाएगा। डाइपोल मूवमेंट वैसे ही है, सब कुछ डाइपोल का डिस्टेंस भी वैसा ही है। If the dipole is rotated through an angle 90 degree above its perpendicular axis, the electric field in magnitude and at the same position will be। इसी पोजीशन पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? ये तो तब थी जब डाइपोल ऐसे रखा था। अब इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो पहले देख लेते, पहले कैसी थी। देखो पहले ये कंडीशन थी, है ना, ये कैसी थी, ये बिफोर की कंडीशन। अब अगर हम बात करें, हमसे बात करी आफ्टर उन्होंने बोला, हमने इसको ऐसे घुमा दिया कि यहाँ पर माइनस आ गया, है ना। इन दोनों के बीच में अभी भी डिस्टेंस कितना है, ए का डिस्टेंस है, यहाँ पे प्लस आ गया, और यहाँ से वही आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पर मुझे मान लेते हैं पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई डैश मान लेते हैं, ये कितनी होगी, ये पूछा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में कितनी होगी। तो ई की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, ई जो मुझे स्टार्टिंग में एक्सियल पॉइंट पर दे रखा है ना, ये एक्सियल पॉइंट की बात हो गई, ये इक्वेटोरियल पॉइंट की बात हो गई। एक्सियल वाली कितनी हो जाएगी, 2, इसका डाइपोल मूवमेंट मान लो p है, 2kp बाय में r क्यूब, है ना, 2kp बाय में r क्यूब। अब ई डैश क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल पर हो जाती है kp बाय r क्यूब। अगर यहाँ पे 2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो वैल्यू है ये e के बराबर थी, तो ये हो जाएगा e बाय 2, ई डैश इसके बराबर हो जाएगी e बाय 2। बस यहाँ पर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ गई थी कि परपेंडिकुलरली हमने कैसे घुमाया। हमने बोला यहाँ पर कि इस डाइपोल को रोटेट करा है एट एन एंगल 90 डिग्री से अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस। ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, बाहर की तरफ अंदर की तरफ मान लो ये परपेंडिकुलर एक्सिस जा रही है, इसके अलाउंग इस एक्सिस के अबाउट मैंने इसको 90 डिग्री से घुमा दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इक्वेटोरियल पॉइंट पर हो जाएगी। कितनी हो जाती है, एक्सिस की आधी हो जाती है। वही बात है, यहाँ पे ऑप्शन पर लिख दिया मैं करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 9, द लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स फॉर अ डाइपोल इज। लोकस का मतलब होता है कोई एक ऐसी फिगर जो पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनती है ना, उसे हम लोकस कहते हैं। वो एक लाइन भी हो सकती है, वो एक 3D फिगर भी हो सकती है, 2D फिगर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अ लोकस ऑफ जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स फॉर अ डाइपोल इज। एक डाइपोल के लिए, एक डाइपोल है अगर मेरे पास, तो इस डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल जीरो होता है। हाँ, इक्वेटोरियल लाइन की पोटेंशियल जीरो होता है। इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती, पोटेंशियल जीरो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है ना, वो एक्सियल लाइन पर डाइपोल मूवमेंट के पैरेलल होती है और इक्वेटोरियल लाइन पर डाइपोल मूवमेंट के एंटी पैरेलल होती है। तो यहाँ पे मुझे डाइपोल दे रहा है, इन्होंने बोला लोकस बताओ, वो फिगर बताओ, यानी कि लोकस का मतलब वो फिगर बताओ, वो उस ऑब्जेक्ट की फिगर बताओ जो बन रही है
जीरो पोटेंशियल पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक डायपोल लेगी। एक डायपोल के लिए हम सोचेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पे हर एक जगह पे पोटेंशियल तो जीरो होता है ना, हर एक जगह पे पोटेंशियल तो जीरो होता है, हर एक जगह पे पोटेंशियल जीरो होता है। बट अगर मैं इसके 3D में आ जाऊं, यहाँ पे मैंने एक प्लेन घुसा दिया, अब ऐसे तो जल्दी जल्दी में स्ट्रेट लाइन आंसर कर दोगे, वो गलत हो जाएगा। बट कैसे? अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन घुसा दूं ना, एक प्लेन घुसा दूं, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ इस वाली इक्वेटोरियल लाइन की बात करूँ, जो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल लाइन है, ये भी इक्वेटोरियल लाइन है, इसके भी तो परपेंडिकुलर होगा ना, ये भी तो परपेंडिकुलर लाइन है इस डायपोल की, ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये जो लाइन है यहाँ भी तो पोटेंशियल जीरो होगा हर एक पॉइंट पर, और ये जो है ये भी तो इक्वेटोरियल लाइन है। ये इक्वेटोरियल लाइन कैसे? तो ये देखो ना, ये वाली जो लाइन है इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है ना, जैसे कि अगर मैं तुमसे बोलूं, अगर मैं बोलूं कि ये मेरा डाइपोल है, ये मेरा डाइपोल है, इस डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन इक्वेटोरियल लाइन ये वाली हो गई, एक वाली इक्वेटोरियल लाइन हो गई ना, एक ये भी तो इक्वेटोरियल लाइन है, ये भी तो इक्वेटोरियल लाइन है। इसी फिगर को अगर मैं थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं, ये तो इक्वेटोरियल लाइन है ना, ये भी तो इक्वेटोरियल लाइन है। यहाँ पे सारे में ये जो प्लेन है, यहाँ पे सारे में तो इक्वेटोरियल लाइन आएगी। ये जो प्लेन है यहाँ पर 3D में इमेजिन करें, ये पीछे का पार्ट है प्लेन का, ये आगे का पार्ट है प्लेन का, है ना, ये ब्लैक बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहा है और ये वाला जो है ना ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो ये जो पूरा प्लेन है यहाँ पे सारे में तो ये इक्वेटोरियल लाइन है। अगर 3D में इमेजिन करें, ये भी इक्वेटोरियल लाइन है, ये भी तो इक्वेटोरियल लाइन है, ये सारी इक्वेटोरियल लाइन है। ये देखो, ये वो वाली जो सबसे बाहर की तरफ आ रही थी, ये वाली इक्वेटोरियल लाइन है, ये ना, ये भी तो इक्वेटोरियल लाइन है, ये ऐसे इक्वेटोरियल लाइन होगी, इक्वेटोरियल लाइन है, ये भी तो इक्वेटोरियल लाइन है, ये भी तो इक्वेटोरियल लाइन है। ये सारा एक प्लेन बन जाएगा जहाँ पे पोटेंशियल जीरो होगा, देयरफॉर इसका आंसर क्या होगा? एक प्लेन बनेगा, एक पूरा प्लेन बन जाएगा, देयरफॉर ऑप्शन सेकंड। अब प्लेन, एक प्लेन बनेगा उस लोकस, वो लोकस एक प्लेन होगा जहां पे सारे जगह पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी में फर्स्ट चॉइस है, जल्दी जल्दी में थर्ड लग जाता है, बट अगर थोड़ा विजुअलाइज करें तो आंसर सेकंड बनेगा क्वेश्चन का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? The charge Q is projected into an uniform electric field E. Maximum work done when it moves a distance y is. अगर यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया, हो सकता है मैंने पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट कर दिया हो, या फिर मैंने परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट करा हो, या फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करा हो। क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं कर रहा था कि हमने कैसे प्रोजेक्ट करा है, हमने पैरेलल प्रोजेक्ट करा है, हमने परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट करा है, या किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट करा है। बस सिंपल लिखा है कि द चार्ज Q इज प्रोजेक्टेड इनटू एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E। मैक्सिमम वर्क डन निकालना है कि अगर वो y डिस्टेंस मूव कर रहा है इसमें, तो अगर मैंने ऐसे प्रोजेक्ट करा हुआ तो ऐसे में y डिस्टेंस मूव कर रहा है, ऐसे में प्रोजेक्ट करा तो ऐसे में y डिस्टेंस मूव करेगा, ऐसे प्रोजेक्ट करा तो ऐसे में y डिस्टेंस मूव करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट कर रही है बस इसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालना है मुझे, मैक्सिमम कितना होगा? तो वर्क डन जो इलेक्ट्रिक फोर्स का होता है वो फोर्स F डॉट S होता है। क्या? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, F डॉट S होता है, दैट इज F S cos थीटा। cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा, इन्होंने बोला कि मैक्सिमम वर्क निकालना है। मैक्सिमम वर्क निकालने का मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम, इसमें cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर होती है, और कितनी होती है? 1 होती है ना, 1 होती है। cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पर। यानी कि मैंने ये वाला केस नहीं लिया, मैंने ये वाला केस नहीं लिया, मैंने ये वाला केस लिया है, जिसमें कि ये जो y डिस्टेंस है वो ऐसे मूव करेगा, ये y डिस्टेंस से मूव करेगा पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने प्रोजेक्ट करा होगा। मैक्सिमम वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा? फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कितनी लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क डन निकालूंगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड यहाँ पे आएगा, कितना आएगा? कितनी फोर्स लगेगी? तुम बोलोगे QE, और डिस्प्लेसमेंट हो गया y। आंसर क्या आ जाएगा? QE y, और cos थीटा की वैल्यू 1, देयरफॉर ऑप्शन 1। बस इसमें ये देखना था कि यहाँ पे मैं डायरेक्शन नहीं दे रहा कि कैसे प्रोजेक्ट करा है, बट मैक्सिमम वर्क डन निकालना है तो मैंने पैरेलल प्रोजेक्ट करा होगा, है ना, देयरफॉर ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, two concentric conducting thin shells of radius r and 2r carrying charges plus q and plus 3q respectively. r वाले पे प्लस q है, 2r वाले पे प्लस 3 है, प्लस 3q है. The magnitude of electric field at a distance x outside t and inside q from the surface of outer sphere is same. Then the value of x is. ये आउटर स्फीयर जो है ना, वहां से x डिस्टेंस में बाहर गई P पॉइंट पर और x डिस्टेंस अंदर आई Q पॉइंट पर. इन दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो x की क्या वैल्यू होगी ये पूछा है क्वेश्चन में. तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सॉल्यूशन करते हैं अभी इसका, है ना. तो क्या हुआ है यहाँ पर, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, एक ये कंडक्टिंग स्फीयर है ना, ये दो कंडक्टिंग स्फीयर है. इसका रेडियस दे रखा है r, इसका रेडियस दे रखा है 2r, ये दे रखा है प्लस q, ये दे रखा है प्लस 3q. यहां से x डिस्टेंस अंदर एक पॉइंट है q और यहां से x डिस्टेंस बाहर एक पॉइंट है p. इन दोनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखी है, सेम दे रखी है. ये मुझे गिवन है. मुझे बताना है कि x की क्या वैल्यू होगी. कैसे सॉल्व करेंगे इसको. तो यहाँ पर अगर मैं q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाले स्फीयर की वजह से तो नहीं आएगी, सिर्फ अंदर वाले स्फीयर की वजह से आएगी. अगर यहाँ से x डिस्टेंस दूर है, ये पूरा डिस्टेंस 2r था, ये पूरा डिस्टेंस 2r है, तो ये x हटा दोगे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r माइनस r, 2r माइनस x हो जाएगा. ये डिस्टेंस 2r माइनस x हो जाएगा. तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखूंगी, k अंदर वाले स्फीयर की वजह से q बाय में, k q बाय में क्या बोला था, 2r माइनस x का होल स्क्वायर. और बाहर वाले की वजह से अंदर नहीं आएगी, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है. तो ये वाले पॉइंट Q पॉइंट इस 3Q शेल के अंदर आ गए, इज इक्वल्स टू P पर कितनी हो जाएगी, P पर दोनों की वजह से लिखेंगे तो इसकी वजह से कितनी लिखेंगे, KQ बाय में, इसके सेंटर से कितना दूर है ये पॉइंट, इसके सेंटर से दूर है 2r प्लस एक्स, 2r प्लस एक्स. ये हो गया अंदर वाले स्फीयर की वजह से, प्लस बाहर वाले स्फीयर की वजह से आ जाएगा K 3Q बाय में 2r प्लस एक्स. इसके सेंटर से भी तो दोनों कंसेंट्रिक है ना, दोनों कंसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है ना, दोनों का सेंटर सेम. अब मुझे इसको सॉल्व करना है, इसके x की वैल्यू निकालनी है इसके लिए. तो k q कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बाय में 2r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं, 2r प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 हो जाएगा. यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 1 प्लस 3 यानी कि 4 बाय में 2r प्लस एक्स का होल स्क्वायर, है ना. इस होल स्क्वायर को उधर दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2r प्लस एक्स बाय में 2r माइनस एक्स, इन दोनों का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 4. ये होल स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो 2r प्लस एक्स बाय में 2r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2 ना. अब तुम बोलोगे प्लस माइनस 2 दोनों हो सकते हैं, एक काम कर लेते, कुछ नहीं होता, प्लस माइनस 2 रख लेते, एक बार प्लस रख के देख लेंगे, माइनस रख के देख लेंगे, है ना. एक बार प्लस रख के देख लेंगे, माइनस रख के देख लेंगे. इन ऑप्शन को हम ऊपर लिख देते हैं. एक ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है r/3, है ना. सेकेंड ऑप्शन दे रखा है 2r/3, थर्ड ऑप्शन दे रखा है r/4 और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है r/2. ठीक है, तो इसको डाल देते हैं. ये फिगर में बना चुकी है ना, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं अपना. तो देखो इसको हमने सेपरेट करा. अब इनकी दो वैल्यूज को रखेंगे, एक बार प्लस 2 को रखेंगे, एक बार माइनस 2 को रखेंगे, एक बार प्लस 2 को रखेंगे, एक बार माइनस 2 को रखेंगे. 2r प्लस एक्स बाय में 2r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्लस 2 और एक बार 2r प्लस एक्स बाय में 2r माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2. 2r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2 टू जा 4r माइनस 2x ना. कितना हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2r, ये इधर आ जाएगा 3x. तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 2r/3, 2r/3 आ गई, हाँ 2r/3 आ गई. यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2r प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 4r प्लस 2x माइनस 4r प्लस 4r 2x. ठीक है, ये इधर आ जाएगा 6r इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा x
r इज इक्वल टू आ जाएगा, सॉरी x इज इक्वल टू आ गया 6r। अब देखो दो वैल्यूज आ रही है ना, एक में x आ रहा है 2/3r, यानी कि इसको मैं बोल सकती हूँ x इज इक्वल टू 0.66r, है ना, 0.66r, x इज इक्वल टू 0.66r। और यहाँ पर आ रहा है 6r। ये जो x है, क्या मुझे यहाँ से ये कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, हमें दिख रहा है कि x इज लेस देन r, यहाँ से दिख रहा है ना कि ये x r क्या है, r रेडियस है इस पूरे का, है ना, इसका रेडियस r था, इसका रेडियस 2r था। अगर ये पूरा 2r है, इतना r है, तो इतना बचा हुआ r होगा, यानी कि ये डिस्टेंस r होगा। ये डिस्टेंस अगर r है, ये x है, तो r x से तो बड़ा है ना, यानी कि x तो 6r के बराबर नहीं हो सकता, ये वैल्यू सही बनेगी। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज माय करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now question number 12 हमसे क्या कह रहा है, in a uniformly charged solid sphere of radius capital R, it is found that electric field at distance r1 and r2 from the center of the sphere is c। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है इन लोगों ने, इन अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस बताया है इन्होंने r। इट इज फाउंड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r1 and r2 are from the center of the sphere is same, then the correct relation is, और हमें ये बता रखा है कि r1 is less than r and r2 से r2 बड़ा है ना, मतलब r2 बड़ा है, r2 बाहर जाएगा और r1 अंदर रह जाएगा। और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो ये ऐसे चार्ज होगा सारे में, है ना, सारे में ऐसे चार्ज होगा, ऐसे चार्ज है। अब मुझे बताना है करेक्ट रिलेशन क्या होगा, ठीक है, ये हमें जो पता दे रखा है ना, इससे हमारी फिगर बन गई ऐसा। अब कैसे निकालेंगे करेक्ट रिलेशन, हम इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E1 है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, तो गिवन है क्वेश्चन में कि E1 इज इक्वल टू E2। इलेक्ट्रिक फील्ड E1 कितनी होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी कुछ रो हो जाएगी, रो मान लेते हैं, है ना, रो मान लेते हैं, तो E1 क्या हो जाएगा, E1 डायरेक्टली इससे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें चार्ज मान लो टोटल चार्ज कैपिटल Q है, तो हो जाएगा K कैपिटल Q बाय में इस स्फीयर का रेडियस R3 और R1 इज इक्वल टू, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे KQ बाय में R2 का स्क्वायर। ये कैसे निकला मैं बताती हूँ, ये कैसे निकला, देखो E1 कैसे निकाला मैंने, यहाँ पे मैं बताती हूँ, E1 इज इक्वल टू K Q एनक्लोज्ड लिखेंगे, जो उस सर्कल उस स्फीयर के अंदर आएगा, जो इसका स्फीयर बनेगा वही चार्ज लिखते हैं यहाँ, मैंने बताया था, बाय में R स्क्वायर, जिस रेडियस पर तुम बात करोगे तो तुम बोलोगे R1 का स्क्वायर आना चाहिए, तो K Q कैसे निकालेंगे, मैंने बोला इसकी डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो रो की वैल्यू हो जाएगी Q बाय में टोटल चार्ज Q, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4 पाई, हम इसको कांस्टेंट मानेंगे, जब कांस्टेंट नहीं होता तो dq बाय dt लिख सकते हैं, dq बाय dv तो हमेशा सही है, dq बाय dv तो हमेशा सही है, बट ये चार्ज तभी ऐसे लिखा जा सकता है जब इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि रो कांस्टेंट होगी, 4/3 पाई r3। और इसको मैं अगर मैंने इतने स्फीयर के अंदर चार्ज को मान लिया कि इसके अंदर चार्ज Q डैश है, यानी कि यहाँ पे ये जो Q एनक्लोज्ड है ये Q डैश है, ये एनक्लोज्ड लिख देते हैं, ये जो Q एनक्लोज्ड है इसको हमने मान लिया Q डैश, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमने माना Q डैश बाय में, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब। अब यहाँ पर एक काम करो, इन दोनों को सॉल्व करो, तो तुम बोलोगे 5 से 5 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ से Q डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, Q डैश की वैल्यू आ रही है Q इज Q इंटू में R1 का क्यूब बाय में R क्यूब, यही आ रहा है देखो, Q डैश इज इक्वल टू Q R1 का क्यूब बाय में R का क्यूब, यही आ रहा है, तो इसको मैंने यहाँ पर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, Q R1 का क्यूब बाय में R का क्यूब, और ये Q1 का स्क्वायर तो पहले से था, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एक पावर की, तो यहाँ पर आ गया KQ R1 बचेगा एक, और R क्यूब, है ना, ये फॉर्मूला है इसका, देखो ये फॉर्मूला यहाँ पर आ गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था इन तीनों के बीच में रिलेशन R R1 और R2 के बीच का, तो यहाँ से
आर का क्यूब, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ तो आ जाएगा R1 R2 का स्क्वायर, है ना। इसके बराबर आ रहा है R1 का क्यूब लेफ्ट हैंड साइड है और उधर साइड R2 का स्क्वायर है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 4 इज माय करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर ए एंड बी हैव चार्जेस। दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स है, इसका रेडियस r है, आइडेंटिकल है, दोनों का रेडियस r है। इसके पास ये a है, ये b है, इसके पास चार्ज दे रखा है +1 मिली कूलम, इसके पास दे रखा है -3 मिली कूलम। एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स F। कितनी हो जाएगी, k 1 मिली कूलम, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है। अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे फोर्स लगेगी, देखो हाँ ऐसे फोर्स लगेगी, ये इसको अब इसके सेंटर से ऐसे खींचेगा ना, जैसे सेंटर पे लगाओ, सेंट्रल फोर्स होती है, सेंटर को जो है ये देखो ये ऐसे फोर्स लगेगी। इन दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस मान लिया r है, ये इन दोनों का सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, ठीक है, ये सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है, यहाँ पर हो जाएगा r²। Two other identical spheres C and D, each containing +5 millicoulomb, are touched separately to A and B respectively. एक स्फीयर है C, एक स्फीयर है D, इन दोनों का रेडियस भी r है, इसके पास चार्ज है +5 मिलीकूलम, इसके पास चार्ज है +5 मिलीकूलम। इन दोनों को टच करा A और B के साथ सेपरेटली, फिर मुझे बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो स्फीयर A और B के बीच में लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसको अगर A के साथ एक बार टच कर दूंगी मैं, तो आइडेंटिकल है तो चार्ज को आधा आधा कर लेगा टोटल चार्ज को। जब मैं इसको एक के साथ टच करूंगी, देखो ये C में छोटा बना दिया, कुछ नहीं होगा, ये C है और ये A है, ठीक है। इन दोनों का चार्ज मिलकर 5 और 1 6 मिलीकूलम, दोनों के पास आधा आधा बढ़ जाएगा 3 मिलीकूलम और 3 + 3 मिलीकूलम। इन दोनों को टच करूंगी, यहाँ पर D और यहाँ पर B, इसके पास +5, इसके पास -3, नेट चार्ज हो गया +2, तो दोनों के पास 1 मिलीकूलम आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच में फोर्स देखनी है, तो देखो ध्यान से A और B, इसके पास है +3 मिलीकूलम और ये है +1 मिलीकूलम। मैग्नीट्यूड वही रह गया, फोर्स लिखोगे K 1 मिलीकूलम 3 मिलीकूलम बाय में r², यानी कि F के बराबर ही रहेगी जो बाद वाली फोर्स है। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज माय करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है, देखो a charge q is placed at the corner of a cube of h length L. The electric flux linked to one of the face not touching the charge q. ये क्यूब है, इस क्यूब के एक कॉर्नर पर हमने चार्ज क्यू रख दिया है, हमें उस फेस से फ्लक्स बताना है जो इस चार्ज को टच नहीं कर रहा। तो इस क्यूब के पास टोटल 6 फेसेस होते हैं, इसमें 3 फेस टच कर रहे, देखो एक ये वाला फेस टच कर रहे, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस चार्ज को टच कर रहा है, हम करिए ये आगे वाला फेस भी देखो ये चार्ज को टच कर रहा है, हाँ कर रहा है, और ये जो नीचे वाला फेस है कि ये भी चार्ज को टच कर रहा है, हाँ कर रहा है। बाकी तीनों फेस नहीं कर रहे, एक ऊपर वाला, एक पीछे वाला, एक साइड वाला, इधर वाला, राइट साइड वाला, तो ये तीनों नहीं कर रहे। अब इस चार्ज के थ्रू इन में से किसी एक पे तुम निकाल दो कितनी मिली फ्लक्स होगी, वो निकलची। अगर मैं तुमसे बोलूं कि मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, यहाँ पर चार्ज है, तो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वैसी होगी। अगर कोई चार्ज किसी फेस को टच कर जाता है तो वहां से उस पे फ्लक्स 0 हो जाती है, क्योंकि फ्लक्स तब गिनी जाती है जब कोई प्लेन को वो कट करके जाए। यहाँ पे वो कट नहीं कर रही, वो उसके पैरेलल उसके प्लेन में ही चल रही है, यहाँ पे फ्लक्स 0 होती है। यानी कि ये जो तीनों फेस है जिससे वो टच कर रहा है वहां पे फ्लक्स 0 है, तब उन्होंने बोला इनसे फ्लक्स मत निकालो, वो उनसे उन फेसेस से फ्लक्स निकालो जिनमें वो टच नहीं कर रहा, उनके 0 नहीं, वो उस पर कट करेगा। अब कैसे निकालेंगे, तो हमें करना है, हमें सिंपली इस क्यूब को एनक्लोज करना पड़ेगा गॉस लॉ के हिसाब से। तो मेरे को इस क्यूब को एनक्लोज करना है, देखो कैसे करते हैं इस क्यूब को एनक्लोज। वेट यहाँ से देखो मैं कैसे इस क्यूब को एनक्लोज करूँ।
ठीक है। ध्यान से देखना, इस फिगर में तुम ध्यान से नोटिस करो, इस फिगर को ध्यान से देखो। क्या तुम्हें इसमें 8 क्यूब दिखाई दे रहे हैं? कैसे कैसे 8 क्यूब है? देखो, एक क्यूब ये देखो, एक क्यूब दिख रहा है, ये देखो एक क्यूब को मैं हाईलाइट कर दूं, ये देखो ये क्यूब दिख रहा है, ये देखो इसका बेस, ये साइड वाइज लेंथ है, दिख रही है, ये क्यूब दिख रहा है। ऐसे देखो, ये देखो, ये देखो नीचे एक क्यूब दिख रहा है, ये देखो, क्या नीचे तुम्हें क्यूब दिखा? क्या ये क्यूब दिखा? नीचे वाला क्यूब दिखा? हाँ दिख तो रहा है, दिख रहा है। ये देखो, ये एक आगे क्यूब है, 4 क्यूब आगे रखे हुए हैं और 4 क्यूब पीछे रखे हुए हैं। ये देखो, ये क्यूब रखा हुआ है, ये देखो, ये मान लो ये वाला क्यूब यहाँ रख दिया, ठीक है। इसके यहाँ पर कॉर्नर पर, ये जो पीछे वाला, यहाँ पर ना ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पे 4 क्यूब रखा है, इसी क्यूब के यहाँ वाले कॉर्नर पर मैंने 4 क्यूब रख दिया। ये 4 क्यूब क्लोज हो गए इन 8 क्यूब के वजह से। यहाँ पर 8 क्यूब्स बना रखे। जब एक कॉर्नर पर चार्ज होता है ना, ये जो क्यूब है इसके कॉर्नर पर अगर चार्ज है, देखने में अगर सेपरेटली बना के दिखाऊं, ये जो कॉर्नर पर चार्ज है इसको इनक्लोज करने के लिए हमें 8 क्यूब चाहिए होते हैं। एक क्यूब तो इसके साइड पे आएगा, देखो ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। देखो एक क्यूब आ गई, एक क्यूब नीचे आएगा इसके, ऐसे ऐसे आएगा, एक क्यूब इधर आएगा, ऐसे आएगा, और चारों यही क्यूब इसके आगे और आएंगे पीछे। तो ये ऐसे एक और देखो, आगे 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 दिख रहा है, ये देखो ये आगे आगे एक क्यूब है ना, ये देखो ये क्यूब आगे आगे, ऐसे 4 क्यूब, 8 क्यूब मिलके इस चार्ज को इनक्लोज करेंगे, 4 पीछे 4 आगे। तो ये 8 क्यूब मिलके इस चार्ज को इनक्लोज कर देंगे। तो एक क्यूब की वजह से देखो, अगर इस पूरी फिगर को देखूं मैं, फ्लक्स टू 8 क्यूब कितना हो जाएगा? तुम बोलोगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हमारा गोस लो, गोस लो, इस हिसाब से हम बोल देंगे। तो फ्लक्स थ्रू 1 क्यूब कितना हो जाएगा? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, हर से इक्वल इक्वल है, एक क्यूब से क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक क्यूब में जो चार्ज जिन 3 फेसेस को टच कर रहा है उनपे तो फ्लक्स नहीं है, बाकी 3 फेसेस पर, तो एक क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, 6 फेसेस में से 3 फेसेस के पास तो फ्लक्स है, 3 फेसेस के पास फ्लक्स है और 3 फेसेस के पास फ्लक्स नहीं है। तो मैं तुमसे बोलूं कि मुझे बताओ फ्लक्स थ्रू 3 फेसेस ऑफ 1 क्यूब, ये भी तो क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट होगा, तीनों फेसेस के हिसाब से नहीं तो होगा। और अगर मैं बोलूं कि फ्लक्स थ्रू 1 फेस ऑफ 1 क्यूब, ऑफ कोर्स मैं 1 क्यूब के 1 फेस की बात करूं तो वो हो जाएगा क्यू बाय 3 फेस है तो 3 से डिवाइड कर देंगे इनटू 8 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर ऑप्शन 1 is the correct answer of this question. Now next question number 15 हमसे कह रहा है अनचार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, एक अनचार्ज सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है ऑफ रेडियस r, इसका रेडियस दे रखा है स्मॉल r, is placed at a distance d from a particle having charge q, एक चार्ज q का पार्टिकल है, ये इसका सेंटर यहाँ से इतना दूर है, ये फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन, इसके सेंटर को इन्होंने क्या बोला है? C, ठीक है। Find electric field at point P just inside the surface due to induced charge appearing on the sphere. मुझे बताना है कि ये पॉइंट जो जस्ट इनसाइड द सरफेस है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? एक बार खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, ये कैसे होगा? मुझे बताना है उस पॉइंट P पर जो जस्ट इनसाइड द सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, किसकी वजह से? ड्यू चार्ज अपीयरिंग ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर।
जो स्फीयर की सरफेस पर इंड्यूस चार्ज आएगा उसकी वजह से बता, ठीक है। ये सिंपली बोल दो इंड्यूस चार्ज अपीयरिंग ऑन द स्फीयर, क्या हो जाएगा आंसर। इसको कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे, इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। अब मैं कैसे निकालू, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ये पॉइंट जो है प्लस का चार्ज है, इसकी वजह से स्फीयर का माइनस अट्रैक्ट होगा यहाँ पर, तो प्लस रिपेल हो जाएगा, है ना, प्लस रिपेल हो जाएगा, प्लस रिपेल हो जाएगा। पॉइंट पी और क्यू के बीच में कितना डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस है आर, और ये जस्ट इनसाइड द सरफेस है, तो ऑलमोस्ट स्मॉल आर के बराबर है ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ऑलमोस्ट स्मॉल आर के बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी माइनस स्मॉल आर, इस पॉइंट पी का और क्यू के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा डी माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ पर मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू दैट इज ई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू बाय में डी माइनस आर का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी इस पॉइंट की, तो ये प्लस चार्ज है तो अपने से आगे भेजेगा, ऐसे भेजेगा क्या, ई क्यू, और यहाँ पे प्लस चार्ज इंड्यूस हुआ, यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे आएगी। हम एक चीज पढ़ते हैं कि जो सॉलिड स्फीयर होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना जरूरी है, क्यों, हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में। जैसे कि हम एक कंसेप्ट सीखते हैं, समझो यहाँ पर एक सॉलिड स्फीयर है, इस सॉलिड स्फीयर की सरफेस पर सारा चार्ज हमने दे दिया, कैपिटल की वजह से सीखते हैं मैम, यहाँ पे प्लस क्यू दे दिया है ना, और यहाँ इसका रेडियस है कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस इन साइड मैंने देखा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का कंसेप्ट है। और यहाँ पर मैं सरफेस पर देखूंगी तो आर सरफेस पर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर कितनी आएगी, के क्यू बाय में कैपिटल आर का स्क्वायर। और मैं अगर बाहर जाके देखूं, आउटसाइड जाके देखूं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में कितनी आएगी, के क्यू बाय में आर आउटसाइड वाले का होल स्क्वायर। ये तो होता है बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट अपने अंदर शील्डिंग करके रखता है एक मेटल, एक कंडक्टिंग जो मटेरियल होता है वो अपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करके रखता है। यहाँ पे वो या तो मेटल लिख देंगे या फिर एक कंडक्टिंग मटेरियल लिख देंगे, कंडक्टिंग वर्ड यूज कर दिया तो मान के चलोगे कि अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होगी। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। इस पॉइंट पी पर ई क्यू की वजह से ई क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो यहाँ पर अंदर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस चार्ज की वजह से जो आ रही है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करने की कोशिश कर रही है, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को अंदर जीरो बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो पॉइंट पी पर जितनी ई क्यू आई है इस डायरेक्शन में, उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी पॉइंट पी पर। तो हम बोल सकते हैं कि एट पी किसी भी इनसाइड हर जगह, देखो इस क्यू की वैल्यू यहाँ पे अलग है, यहाँ जो क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर ये वो अलग है, सेंटर पर अलग आएगी, यहाँ पर अलग आएगी, यहाँ पर अलग आएगी, उस हिसाब से अरेंज होगा। हम पी पॉइंट के हिसाब से अगर लिखे तो पी पॉइंट पर जो ई क्यू वैल्यू आई है क्यू की वजह से, वो इंड्यूस चार्ज जो पी पर क्रिएट करेगा उसके बराबर होनी चाहिए मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। ये किसके लिए लिखा, ओनली मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन कैसी होगी इनकी, अपोजिट होगी, डायरेक्शन आर अपोजिट, है ना। तो यहाँ पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इंड्यूस चार्ज की वजह से पॉइंट पी पर, वो आ जाएगी कितनी, मैग्नीट्यूड में आ जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू क्यू बाय में डी माइनस आर का होल स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन का होगा, इंड्यूस वाले की वजह से पूछा था, देखो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जस्ट इनसाइड द सरफेस ड्यू टू इंड्यूस चार्ज अपीयरिंग ऑन द स्फीयर। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इस इंड्यूस की वजह से इस डायरेक्शन में आएगी, यानी कि सी पी, देखो सी से पी, है ना, सी से पी, तो कितनी हो जाएगी C2। देखो एक ही ऑप्शन में था, बाकी दो वैसे कट गए, तो आंसर तो मुझे मिल गया था, बट मैग्नीट्यूड वाइज चेक करना था, तो मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय में डी माइनस आर का होल स्क्वायर, है ना।
अब बच्चे सोचेंगे कि भाई हमें तो समझ नहीं आएगा ऐसे, हम तो सोचेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग होती है तो हम जीरो कर देंगे, जल्दी जल्दी यहाँ पे जीरो आंसर जा सकता है ना। या फिर हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई हमने डायरेक्शन नहीं देखी, हम तो क्यों की वजह से डायरेक्शन देखी कर देंगे, हमने चार्ज की डायरेक्शन को सही से नहीं रखा तब गलती हो सकती है। या फिर हमने क्या कर दिया, हमने डी माइनस आर ही नहीं करा, हमने डायरेक्ट डी ही देख लिया, हमने फिगर पे नोटिस ही नहीं करा कि वो जो डी डिस्टेंस दे रहा था वो कितना दे रहा था, तो यहाँ पे भी गलती हो सकती है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ 16 क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ लॉन्ग cylindrical wire carry a positive charge of linear density lambda. An electron revolves around it in a circular path of radius small r. The speed of electron is proportional to the distance r. एक मेरे पास लीनियर चार्ज है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है। A positive charge of linear density lambda, a electron is revolve around. एक इलेक्ट्रॉन एक माइनस चार्ज ही ऑफ इस पॉजिटिव के अराउंड रिवॉल्व कर सकता है इन अ रेडियस स्मॉल r. The speed of electron is proportional to the distance. इस डिस्टेंस के स्पीड कैसे वेरी करेगी ये पूछा है क्वेश्चन में। देखो इंडिपेंडेंट वाला ऑप्शन भी है एक, देखते कैसे करेगी। जब ये रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो यहाँ मुझे बताना कि ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला लॉन्ग वायर है, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट होगी, हाँ इनफाइनाइट की बात कर रही होगी, या तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर कितनी हो जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस वायर की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है 2k लैम्डा बाय आर, यही तो होती है। ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड due to long wire at distance r, ठीक है इतनी हो जाएगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है तो फोर्स कितनी लगेगी इसकी तरफ, यहाँ की तरफ फोर्स लगेगी वो हो जाएगी QE, है ना। चार्ज है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2k लैम्डा बाय r, यानी कि 2k लैम्डा ई बाय r। ये क्या हो जाएगी, ये फोर्स लगेगी और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह यहाँ पर प्रोवाइड करेगी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू 2k लैम्डा ई बाय में r। ये r से r कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगी 2k लैम्डा ई बाय m रूट। देखो ध्यान से इस टर्म में r भी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, k कांस्टेंट, m कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, मास m क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ r। Now, therefore, option 1 will be the correct answer of this question. Now, question number 17 says, and in a uniform electric field, एक uniform electric field की बात हो रही है, uniform electric field का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है किसी रीजन में, all points are at the same potential, सारे पॉइंट्स यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स इसमें रहेंगे सारे सेम पोटेंशियल पर होंगे। No two points can have same potential, किसी भी दो पॉइंट के पास सेम पोटेंशियल नहीं हो सकता। Point separated by same distance must have same difference in potential, none of the above। देखो ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस dV बाय dl, ये होता है फॉर्मूला, है ना। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होती है डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या डिस्टेंस। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, जैसे जैसे वो आगे जाएगी ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाएंगे उस हिसाब से पोटेंशियल घटता जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तुम देखो चेंज इन पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, यानी कि dV, सॉरी पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस ई डी एल,
है ना, ये इसके बराबर आ जाएगा क्या, ये इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे डॉट आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में डिस्टेंस। यहाँ पर अगर पोटेंशियल वी ए है और इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल वी बी है, दोनों के बीच में एल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो हम रिलेशन लिख सकते हैं डेल्टा वी, यानी कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू एल। थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एल, यहाँ पे इसको खोलोगे तो ई डी एल कॉस थीटा आएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एल। एल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0.01 होता है, तो सिंपल लिख देंगे। इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं तुमसे बोलूं, मान लो ये अगर मैं तुमसे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डी एल ऐसे, या फिर एल सिंबल ऐसे, इसकी वैल्यू माइनस की आ रही है, इसका मतलब वी बी जो है वो क्या रहा होगा, छोटा रहा होगा क्या, वी ए से, वी ए से छोटा रहा होगा। इसका मतलब पोटेंशियल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घट रहा है, हम बोल सकते हैं। और अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ना जाऊं, तो अगर मैं परपेंडिकुलर जाऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैंने बोला ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सी, और मैं ऐसे देख लूं कि यहाँ पोटेंशियल है कुछ बी सी और यहाँ पे पोटेंशियल है कुछ, और यहाँ पे कुछ पोटेंशियल है वी ए, तो अगर मैं ऐसे जाऊंगी तो ऐसे में अगर मैं जाऊंगी तो एल जो होगा वो 90 डिग्री के एंगल पर होगा, cos 90 जीरो होता है ना। इसका मतलब डेल्टा पी यानी कि जीरो हो जाएगा, cos 90 रखोगे तो जीरो आ जाएगा, डेल्टा वी जीरो, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो आ गया। पोटेंशियल में चेंज नहीं होगा, यानी कि वी ए बी सी के बराबर होगा। मतलब मैं परपेंडिकुलरली मूव करूंगी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, बट अगर उसी डायरेक्शन में आगे जाऊंगी तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। अब इन्होंने बोला कि अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, ऑल पॉइंट्स हैव सेम पोटेंशियल। नहीं भाई, अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो वी ए ज्यादा होगा वी बी। नो टू पॉइंट्स कैन हैव सेम पोटेंशियल, ऐसा भी नहीं है। अगर मैं परपेंडिकुलर जाऊं, यहाँ पे कोई पॉइंट सी ले लूं, तो वी ए बराबर होगा वी सी के। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। Point separated by same distance must have same difference in potential, मतलब जिस पॉइंट के बीच में सेम डिस्टेंस का गैप है उसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर हम मान लें इन दोनों के बीच में एल का गैप है और इन दोनों के बीच में भी एल का गैप है, बट जो मेरा वी ए वी बी माइनस वी ए है वो तो बराबर है ई माइनस ई एल के, मैंने बताया, और वी ए माइनस वी सी माइनस वी ए जो है वो तो जीरो है। ऐसा भी नहीं है कि एल बराबर हो गया तब भी वो बराबर हो जाए, ऐसा नहीं है कि मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तो मूव कर सकते हैं, और किसी एंगल थीटा पर मूव करेंगे तो अलग चीज हो जाएगी, तो हमें एंगल देखना पड़ेगा। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि देयरफॉर ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 4। देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अ थिन फिल्म सोप बबल, एक थिन फिल्म सोप बबल है, ठीक है, जिसका रेडियस दे रखा है कैपिटल आर, इज गिवन अ यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज। उसे मैंने एक यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज दे दिया। सॉफ्ट जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट कंडक्टिंग होता है। कंडक्टिंग होता है तो चार्ज को कंडक्ट करेगा, सारा जो चार्ज है वो सरफेस पर चला जाएगा, रिपेल करके सारा का सारा चार्ज सरफेस पर चला जाएगा। ऐसे नेगेटिवली चार्ज दे दिया हमने इसको, द यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज दे दिया। द रेडियस है ना, द रेडियस आर के साथ क्या होगा, ये जो रेडियस आर है इस बबल का उसके साथ क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, वो आर बाय 2 हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, या फिर आर बाय 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैसे सोचेंगे भाई, सोचो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे। देखो अगर मैं इसको नेगेटिव चार्ज दे रही हूँ, है ना, तो ये जो नेगेटिव है आपस में रिपेल करेंगे क्या, हाँ रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे एक दूसरे को, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अच्छा वाला रिपल्शन चलेगा इसके सरफेस पर, तो सरफेस क्या होगा, स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने की वजह से बबल का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उसका रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, है ना। इधर रेडियस क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाले में देखो r/2 यहाँ की घट जाना गलत हो गया, डिक्रीज वैसी गलत हो गया।
r बाय पाई, पाई का मतलब 3.14, अगेन रुक जाना, गलत हो गया। अब एक बात और सुनना, अगर मैंने इस बबल को माइनस की जगह प्लस चार्ज दिया होता, तो जैसे माइनस माइनस के बीच में रिपल्शन होगा, प्लस प्लस के बीच में भी तो रिपल्शन होगा, है ना, इसके बीच में भी तो रिपल्शन होगा, ये भी तो एक दूसरे को रिपल करेंगे ना। तो यहाँ पे भी जो बबल की जो फिल्म है वो स्ट्रेच होगी, यहाँ पे भी रेडियस इंक्रीज होता है, यहाँ पे भी रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर प्लस चार्ज दिया होता तब भी इंक्रीज आंसर जाता, अगर माइनस दिया हुआ है तब भी इंक्रीज ही आंसर जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अब हम इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। हमने यहाँ पर 11 क्वेश्चन डिस्कस करे, 7 हम पहले कर चुके थे, 11 हमने इसमें कर लिए, तो टोटल 18 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं इस चैप्टर के। आप हमेशा खुद पहले करा करो ट्राई, फिर क्वेश्चन का सोल्यूशन देखा करो। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं खुद आंसर करूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।